हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 24 अप्रैल 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। इसका डिटेल नोट्स के साथ पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में डाउनलोड का लिंक आ जाएगा या डिस्क्रिप्शन में आप नीचे जाके डिटेल उसका देख सकते हो, नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, जो कि आपके एग्जामिनेशन में बहुत काम आएगा। पहला क्वेश्चन लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इजराइल ने अपने देश के पहले पूर्ण डिजिटल बैंक के निर्माण के लिए किस भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी को चुना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा टीसीएस। ओके, भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है ये टीसीएस, और इजराइल का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक वो लॉन्च करेगी वहाँ पर। ओके, किसने चुना? तो इजराइल के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये चुना है टीसीएस को, और एक बैंकिंग सेवा ब्यूरो भी वहाँ पर बनाया जा रहा है, उसका भी काम टीसीएस ही करेगा। ओके, तो टीसीएस जो है वो डिजिटल बैंकिंग ऑपरेशन प्लेटफॉर्म वहाँ पर बनाएगा एक तरह से, और ये टीसीएस बैंक्स के जो ग्लोबल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है उससे ये लैस होगा ये बैंक खासतौर पर। तो टीसीएस बैंक्स क्या है, BANCS, उसके बारे में डिटेल आगे बताते हैं हम आपको। और हालांकि इस जो इजराइल में पहला डिजिटल बैंक जो बन रहा है पूरी तरह से उसका नामकरण नहीं हुआ है, लेकिन ये जल्दी हो जाएगा और 2021 में इस बैंक को लॉन्च कर दिया जाएगा। ओके, तो डिजिटल बैंक है क्या? देखिए, आप आमतौर पर हम लोग जो बैंकिंग करते हैं, डिजिटल बैंकिंग भी करते हैं, जैसे मोबाइल पे, लैपटॉप पे आपने फ़ंड ट्रांसफ़र किया, पेमेंट किया, तो ये सब डिजिटल बैंकिंग है। लेकिन पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग ये जो इजराइल में बनने वाला है उसका कोई ब्रांच नहीं होगा। आमतौर पर आप जाते हैं कुछ काम के लिए, आपको ब्रांच पे जाना होता है या कोई मोटा अमाउंट लाना होता है तो आप ब्रांच जाते हैं। लेकिन ये जो डिजिटल बैंक वहाँ पर इजराइल में बनने वाला है, जिसका काम टीसीएस को दिया गया है, तो वो पूरी तरह से नॉन फिजिकल होगा। मतलब वहाँ पर उसका कोई ब्रांच नहीं होगा जहाँ पर आप जा सकते हैं। हाँ, एक मुख्यालय होगा, वहाँ पर कंप्यूटर्स होंगे, वहाँ पूरी टेक्नोलॉजी होगी। तो ये आप एक बदलाव का वहाँ पर देखने को मिलेगा। और पिछले 40 साल से वहाँ पर किसी बैंक को नया लाइसेंस नहीं मिला था, और ये डिजिटल बैंक का लाइसेंस अब इजराइल ने ये जारी किया है। गवर्नमेंट की ओर से ही ये बैंक चलाया जाएगा। ओके, और ये इजरायली नागरिकों के लिए होगा, और नए बैंक के जो चेयरमैन हैं वो भी तय हो गया, शौकी ओरेन। ओके, तो ये काम टीसीएस को मिला है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। और चूँकि पहली बार इजराइल में ये काम मिला है टीसीएस को, इसलिए भी ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो टीसीएस बैंक्स है क्या, BANCS, देखिए ये कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर स्वीट है टीसीएस का, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का, जिसे टीसीएस ने रिटेल बैंकिंग के लिए तैयार किया है। ये दुनिया भर में यूज़ होता है, वो खासतौर पे यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बैंकों में ये टीसीएस सर्विस देता है। इसके थ्रू ये यूनिवर्सल बैंकिंग, कोर बैंकिंग, पेमेंट्स, वेल्थ मैनेजमेंट, फॉरेक्स, मनी मार्केटिंग, इंश्योरेंस, सिक्योरिटी प्रोसेसिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इन सब में काम आता है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, इसलिए थोड़ा सा डिटेल आपको बताया, मुझे लगता है आपको पसंद आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। लाइक बटन जोड़ दो बना दोस्तों। क्वेश्चन होगा, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 24 अप्रैल, यानी आज ही के दिन। ये कब शुरू हुआ था? पंचायती राज दिवस को घोषित कब किया गया था? तो 24 अप्रैल 2010 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने, जब वो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, तो उन्होंने इस दिवस को घोषित किया था। और इस वक्त केंद्रीय पंचायती राज मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर। उनके पास और भी क्या मंत्रालय है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भी है। ओके, और आज ही यानी 24 अप्रैल को इस दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में जो सरपंच हैं उन सबसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बातचीत करेंगे। हो सकता है आप ये वीडियो जब तक देख रहे होंगे, अगर देर से देख रहे हैं तो ये कॉन्फ्रेंसिंग हो चुकी होगी। और इसी दौरान ई ग्राम स्वराज पोर्टल और मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया जाएगा। ओके, और एक स्वामित्व योजना भी लॉन्च की जाएगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में डेवलपमेंट के काम में गति मिलेगी, ऐसा बताया जा रहा है, स्वामित्व योजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और दोस्तों, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना। क्वेश्चन होगा अगला, वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़े हुए महंगाई भत्ते यानी DA पर कब तक के लिए रोक लगा दी है?
क्वेश्चन आप समझिएगा बढ़े हुए डीए पर। आंसर होगा इसका 1 जुलाई 2021। ओके, उस समय तक जो बढ़ा हुआ महंगाई दर है, महंगाई भत्ता है, वो नहीं मिलेगा। ओके, और तब तक के लिए महंगाई भत्ते का जो भुगतान है वो 17% के अनुसार दिया जाएगा। जो बेसिक सैलरी होती है उसका 17% दिया जाता है। तो ये कब से कब तक लागू होगा? तो ये 1 जनवरी से लेकर 1 जुलाई 2021 तक लागू होगा। मतलब कि 1.5 साल तक जो डीए है उसकी जो बढ़ी हुई रकम होती है उसका भुगतान नहीं किया जाएगा। देखिए, इसको क्लियर कर दूं, कंफ्यूज भी हो रहे होंगे आप। देखिए, हर कैलेंडर ईयर पर 2 बार यानी 1 जनवरी और 1 जुलाई को महंगाई भत्ते की दर में बढ़ोतरी की जाती है, संशोधित किया जाता है। मतलब जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है उस हिसाब से उसका रेट बढ़ा दिया जाता है। तो परसेंट में बढ़ाया जाता है, कभी 1%, कभी 2%, कभी 4%। तो अभी हाल ही में सरकार ने कुछ महीने पहले ऐलान किया था, जब ये कोविड-19 का इतना बड़ा ख़राब स्थिति नहीं हुई थी तब। और लेकिन अब चूँकि फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो रही है, देश में आर्थिक हालत ख़राब है, तो सरकार ने ये भी फैसला लिया है कि महंगाई भत्ते को जो बढ़ाना था वो अब नहीं बढ़ेगा, पुराना महंगाई भत्ता मिलता रहेगा। तो सवाल उठता है कि कितने कर्मचारियों पर इसका असर होगा। तो इस वक्त देश भर में 48.34 लाख केंद्रीय कर्मचारी काम करते हैं। ओके, कितने? 48,34,000। और टोटल पेंशनर्स कितने हैं? तो 65,26,000। तो इन सब पर असर पड़ेगा और ये टोटल जो है वो परिवार हो जाता है 1,13,60,000 परिवार। ओके, तो केंद्र सरकार को इस कदम से कितना फ़ायदा होगा? तो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 और 21-22 के दौरान तकरीबन 37,350 करोड़ रुपए की बचत होगी। तो अब ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि राज्य सरकारें भी यही काम करेगी और केंद्रीय जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके द्वारा ये संदेश दिया भी गया है। तो अगर राज्य सरकारें तमाम करती हैं तो इससे 82,566 करोड़ रुपए की बचत होगी। जो टोटल अगर मिला लें सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई और पेंशनर्स को, तो 1,20,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। और इस रकम को जो कोविड-19 से बचाव के लिए जो काम किया जा रहा है, इसके अलावा जो फाइनेंशियल कंडीशन देश की जो बेहतर करने के लिए कोशिश सरकार कर रही है, तो उसमें खर्च होगा। एक बात और बता दूं आपको कि रक्षा बजट में भी जो है कटौती करने की बात सामने आ रही है। न्यूज़पेपर्स में ये खबरें आई हैं, द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में। तो उससे क्या होगा कि नए प्रोजेक्ट के लिए खरीद को कुछ वक्त के लिए रोकने को कहा गया है और इसका असर राफेल S-400 मिसाइल सिस्टम पर भी पड़ सकता है। जो राफेल का कुछ जो भुगतान हो गया है तो हो गया, ठीक है, लेकिन बाकी पर जो नए राफेल और भी डील चल रही थी उन सब पर रुक सकता है। ओके, पुराने जो राफेल आ रहे हैं वो तो आएंगे जो आने वाले वक्त में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस यानी UN इंग्लिश लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 23 अप्रैल। ओके, और इस दिन क्यों मनाया जाता है? वजह क्या है? तो विलियम शेक्सपियर की ये जयंती होती है उस दिन और डेथ एनिवर्सरी भी उसी दिन है। मतलब जन्म भी उसी दिन हुआ था, उसी तारीख को, और मृत्यु भी उसी तारीख को हुई थी। तो इसलिए इस दिन को चुना गया था यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, लॉकडाउन के बाद उत्तर भारत में वायु प्रदूषण जो है वो 20 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। तो इसका आकलन किसने किया है? ये रिपोर्ट किसने जारी की है? आंसर होगा नासा। ओके, देखिए नासा के टेरा सैटेलाइट के जो द्वारा ये तस्वीरें जारी की गई हैं, अब मेरे बगल में आप देख रहे हैं। तो 2016 से अब तक की सैटेलाइट तस्वीरें वो जारी की गई हैं। उसमें दिख रहा है कि किस तरीके से 2016 से अभी तक पॉल्यूशन की स्थिति है और अभी वर्तमान में कितना साफ नज़र आ रहा है। ओके, तो नासा ने क्या किया है कि वायुमंडल में जो मौजूद एरोसोल है उसकी मौजूदगी का आकलन किया है और ख़ासतौर पर पिछले 3 साल की तुलना में एरोसोल जो है वो हवा में जो घुले हुए लिक्विड और सॉलिड के कण होते हैं जो कि फेफड़े और हार्ट को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, सेहत को, तो वो अब कम हो गया है पिछले 20 साल की तुलना में। तस्वीरें तो 2016 के बाद की अभी तक की जारी की गई हैं, लेकिन जो पूरा जो स्टडी की गई है वो पिछले 20 साल की गई। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है इस लॉकडाउन के दौरान
ये देखने को मिला है। पॉल्यूशन से तो कुछ निजात मिली है, लेकिन अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बता दूं आपको कि 2019 का जो करंट अफेयर्स है उसका PDF अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, और डिटेल नोट्स के साथ है। आपके एग्जामिनेशन में बहुत काम आएगा, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन है, विश्व पुस्तक तथा कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। आंसर होगा 23 अप्रैल। किसके द्वारा ये मनाया जाता है? तो यूनेस्को ने इसकी घोषणा की थी 23 अप्रैल 1995 को। ठीक है, दुनिया भर में मनाया जाता है ताकि किताबों की जो अहमियत है उसको समझा जा सके। ख़ास तौर पे बुक की बहुत महत्व है, बुक का इस वक्त, और ख़ास तौर पे लॉकडाउन के समय में बहुत सारे लोग, बहुत से सेलिब्रिटीज को देखने को मिल रहा है, फ़ोटो आ रही कि वो बुक पढ़ने में अपना टाइम व्यतीत कर रहे हैं। तो बुक जो है वो एक तरह से काफ़ी ज्ञान देता है, गहराई से ज्ञान देता है। अगर किसी चीज़ को पूरी तरह से समझना है तो बुक ही एक महत्वपूर्ण रास्ता है। हाँ, डिजिटल बुक भी है, उससे भी आप पढ़ सकते हो। ओके, तो यूनेस्को ने इसे घोषित किया हुआ है, और उसके डीजी कौन है यूनेस्को के महानिदेशक? तो ऑड्रे अजोले। ओके, और यूनेस्को का गठन कब हुआ था? 4 नवंबर 1946 को। मुख्यालय कहाँ पर है यूनेस्को का? पेरिस, फ्रांस में। अगला क्वेश्चन है, किस खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ यानी BWF के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के लिए एम्बेसडर चुना गया? आंसर होगा PV सिंधु। ओके, भारत से इनको चुना गया है। देखिए, दुनिया भर में 8 खिलाड़ियों को इस अभियान के लिए चुना गया है, तो उनमें PV सिंधु भी एक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी IMMA ने अपना नया अध्यक्ष किसे चुना है? इंडियन है, इसका आंसर होगा राकेश शर्मा। वो कौन है? तो बजाज ऑटो के कार्यकारी निदेशक हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। 2 साल के लिए इस संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है, और इससे पहले वो वाइस प्रेसिडेंट वहाँ पर थे, अब वो चेयरमैन के तौर पर काम करेंगे। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। IMMA की स्थापना कब हुई थी? तो 1947 को। मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है, नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड यानी IMF ने कितनी रकम का आपात कर्ज अप्रैल 2020 में दिया है, अभी हाल ही में? आंसर होगा 1.39 अरब डॉलर। ओके, वहाँ की स्थिति काफ़ी गड़बड़ है, फाइनेंशियल कंडीशन देश की, और जो विदेशी कर्ज है उसे चुकाने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो वो बैंकरप्ट ना हो जाए पूरा देश, इसके लिए उसने IMF से रकम मांगी थी, तो उसको ये रकम मिली है। देखिए, उसको राहत पैकेज का ऐलान किया था IMF ने काफ़ी वक्त पहले 6 अरब डॉलर का, तो उसी में से एक हिस्सा ये भी दिया गया है 1.39 अरब डॉलर का। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है। और IMF क्या काम है? अगर कोई देश फाइनेंशियली बहुत ख़राब स्थिति में है, बैंकरप्ट होने वाला है, तो उसको वो सपोर्ट करता है। ओके, और वर्ल्ड बैंक का क्या काम है? तो वर्ल्ड बैंक क्या करता है कि डेवलपमेंट के लिए काम देता है, डेवलपमेंट के लिए फंड देता है। लेकिन अगर कोई देश बैंकरप्ट हो रहा है, उसकी स्थिति बहुत ख़राब है, तो उसको IMF से, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड से मदद लेनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस देश में बिल्लियों में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं? इंपॉर्टेंट बात है, मनुष्यों से अब जानवरों में भी देखने को मिल रहा है, तो आंसर होगा USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वहाँ न्यूयॉर्क में 2 पालतू बिल्लियों में कोरोना वायरस के संक्रमण मिले, और ये अच्छा, इससे पहले वहाँ पर चिड़ियाघर में बाघिन को भी एक कोरोना पॉजिटिव उसको पाया गया था। बाद में ये दायरा बढ़ गया, 4 बाघ और 3 शेर को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। हालांकि जो डॉक्टर्स का कहना है, और जो वाइट हाउस के यानी अमेरिकी जो वाइट हाउस है उसके डॉक्टर एंथनी का ये कहना है कि पालतू और दूसरे जो जानवर है उसको कोरोना संक्रमण हो सकता है, वो कोविड-19 से इफेक्टेड हो सकता है मनुष्य से, लेकिन जानवर से मनुष्य में कोरोना हुआ या नहीं, ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। तो अभी तक तो ये कहा जा रहा है कि जानवर से संक्रमण होने का खतरा नहीं है, लेकिन जानवरों को मनुष्यों से संक्रमण होने का खतरा है। तो दोस्तों, कैसा लगा करंट अफेयर्स जरूर बताना, और आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। मेरे बगल में डाउनलोड का लिंक आ गया है, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, वरना लिंक गायब हो जाएगा।
वैसे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसका लिंक दिया हुआ है PDF का नोट्स के साथ। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना। कल मॉर्निंग को मिलेंगे।